जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल प्लस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 12 अक्टूबर यानी आज यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। पूरी शुचितापूर्वक इस पेपर को आयोग ने कंडक्ट करवा लिया, जो हम सबके लिए बहुत ही सुखद रहा। अब जैसे ही हम लोग सेंटर से निकले, बाहर निकलते ही मतलब यूट्यूब खोले तो एकदम कट ऑफ की बाढ़ आ गई। लोगों ने कहा भैया कट ऑफ इस बार जो है ना 100 तो क्रॉस कर ही जाएगा, 95 से कम तो कोई बोल ही नहीं रहा। भाई, पेपर के बारे में आप एक बार अच्छे से एनालिसिस जब करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कट ऑफ क्या जा सकती है। ये वीडियो ये नहीं बताने वाला है कि आपकी कट ऑफ क्या जाएगी, लेकिन आपको एक सोच दे देगा कि कट ऑफ क्या जा सकती है लॉजिकली। ठीक है, सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं इस पूरे पेपर के बारे में। दोस्तों, जब फॉर्म निकला तो जो स्टूडेंट अप्लाई किए कि भैया हमें पेपर देने की हमारे मन में एक इच्छा है, तो कितने बच्चों ने अप्लाई किया? 6,26,387 बच्चों ने अप्लाई किया कि हम इस पेपर के लिए इच्छुक हैं। और पेपर देने कितने बच्चे आए? 2,65,364 बच्चे पेपर देने आए। मतलब 57% बच्चों ने तो पहली बार पेपर छोड़ दिया। आप कह सकते हैं लगभग 3,60,000 बच्चों ने पेपर दिया ही नहीं इस पेपर में। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर देखें तो 43% जो है प्रेजेंस रही। ओके, पहली बात मतलब 57% बच्चे तो एग्जाम हॉल से पहले ही समर्पण कर दिया कि भैया अपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनकी कुछ भी कंडीशन रही होंगी, तैयार नहीं हो पाएंगे, तैयारी नहीं हो पाएगी, लेकिन नहीं आ पाए। लेकिन जो 43% लोग सेंटर पे पहुंचे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छा करके आए होंगे, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। चलिए अब बात करते हैं पेपर के बारे में। पेपर जैसे आपको पता है पेपर 1 और 2 दोनों हुआ। पहले पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में क्या हुआ कि चाहे हिंदी रहा हो, जिसकी इंग्लिश है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, जो इंग्लिश के 20 सवाल आए तो वो भी, उसके अलावा जो मैथ, रीजनिंग और जो थोड़े बहुत इंटरपर्सनल स्किल्स के सवाल थे। इस साल का मैथ इंटरपर्सनल स्किल्स मुश्किल से मेरे ख्याल से 5-7 सवाल रहे होंगे। बाकी मैथ रीजनिंग ईजी थी, मतलब वो सामान्यता की जा सकती थी। हिंदी भी सामान्यता ठीक थी, की जा सकती थी। इंग्लिश जिसका अच्छा है उसका ठीक है, वरना नॉर्मल भी जिसका ठीक है, नॉर्मल भी इंग्लिश अच्छी थी तो आप कर सकते थे। कुल मिलाकर ये है कि सीसेट जो है ईजिली क्वालिफाई किया जा सकता है, इसमें मतलब किसी का पेपर नहीं रुकना चाहिए, आसान था। अब आते हैं पेपर 1 की ओर। जो लोग बता रहे हैं कि जीएस का जो कट ऑफ है वो 95 प्लस से कम तो जाएगा ही नहीं, किसी कीमत पर नहीं जाएगा। तो पहली बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या आया कि लोग कह रहे हैं कट ऑफ इतना चला जाएगा। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस पेपर के स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस पेपर के स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड अच्छा रहा है, मतलब एक गुड स्टैंडर्ड का पेपर रहा है। अगर आप देखेंगे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रोल रहा है, उसके ट्रेंड को पेपर ने फॉलो किया है। मतलब किस तरह के नेचर के प्रश्न पूछे जाते हैं, रिवर्स से प्रश्न होने चाहिए, कुछ देशों से प्रश्न होने चाहिए। उसके अलावा आप देखेंगे पॉलिटी से जो जैसे प्रश्न आते थे वैसे प्रश्न आए हुए हैं। मतलब कुल मिलाकर ये है कि पूरे के पूरे इन्होंने थीम्स को पकड़ा है, उसी थीम्स के अकॉर्डिंग ही प्रश्न पूछे जो प्रीवियस ईयर में आते रहे हैं। ठीक है, बट पेपर आसान नहीं था। पेपर आपको बहुत बार सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे मजबूर कर रहा था। मजबूर ऐसे कर रहा था कि यार इन्होंने जो बताया ना, स्टेटमेंट बनाए थे ना, स्टेटमेंट प्रथम दृष्टया आसान लग रहे थे, लेकिन जो ऑप्शन बनाए थे ना, ऑप्शन यार बहुत ही कंफ्यूजिंग हो रहे थे। कैसे? जैसे सिंपल सी बात है, जैसे बुकर पुरस्कार के बारे में पूछा कि बानू मुश्ताक के अलावा भी उन्होंने दीपा बागची का भी नाम डाल दिया साथ में। अब लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि दोनों होगा कि एक होगा। अरे यार, इसमें कन्फ्यूज तो बच्चा होगा ही, अब एक मारे या दो मारे, आप भी पता चल गया होगा कि आपने क्या मारा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यह है कि इन्होंने ऑप्शन को ट्रिकी बनाया, जिसकी वजह से बार बार हमको सोचने पर विवश होना पड़ रहा था अच्छा ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। जैसे एसिड बेस वाला बना दिया उसने, दोनों को स्टेटमेंट ही उल्टा कर दिया, एसिड वाला बेस में लिख दिया, बेस वाला एसिड में लिख दिया, तो उससे कन्फ्यूजन होना शुरू हो गया। तो कहने का मतलब ये कि पेपर आपको बार बार सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। और इस पेपर में क्या था, पेपर एक प्रकार से कह सकते हैं बैलेंस तो था। बैलेंस कैसे था आप देख सकते हैं, इसमें करंट अफेयर्स के सवाल थे, मतलब जो जेन्युइन होने चाहिए, 30-35 सवाल करंट अफेयर्स के थे। स्टैटिक के पोर्शन जैसे होने चाहिए वैसे ही थे। सभी सब्जेक्टों का एक बराबर मिश्रण बनाया गया था, ऐसा नहीं था कि एक सब्जेक्ट ज़्यादा एक सब्जेक्ट कम। सबका जैसे प्रीवियस ईयर में सवाल आते रहे 15-15, 20-20, 25-25 सवाल, जैसे जिन सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन रहता है उसी हिसाब से प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, और कैसा बैलेंस रहा इस पेपर में, फैक्ट्स भी थे और कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी इस पेपर में आराम से मतलब अच्छा खासा दिया हुआ था। तो इस प्रकार से पेपर एक प्रकार से बैलेंस था। बट इस पेपर में कुछ चैलेंजेस भी थे। क्या चैलेंजेस थे? पेपर इस बार का जो है ना, पेपर लेंदी था भाई। कैसे लेंदी था? लेंदी ऐसे था कि पूरा का पूरा पेपर जो है ना वो स्टेटमेंट वाइज बनाया, या तो एसर्शन और रीजन वाइज बनाया, कारण और कथन वाले बना दिया, या तो फिर उन्होंने मैच द कॉलम वाला बना दिया। इससे क्या हुआ ना कि आपका टाइम बहुत जा रहा था। टाइम जाने की वजह से इन्होंने क्या किया कि तो मैनेज करना टाइम बहुत कठिन हो रहा था। कैसे कठिन हो रहा था कि आप जब स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर स्टेटमेंट को सोचते हैं तो उसमें टाइम लगता है। अगर पेपर में वन लाइनर स्टेटमेंट होता है ना तो उसको करना और तुरंत ऑप्शन देकर टिक मारना बहुत आसान होता है, उसमें टाइम नहीं लगता है। लेकिन स्टेटमेंट पढ़ना, फिर स्टेटमेंट को समझना, फिर उत्तर करना, वो कठिन हो जाता है। ठीक है, इस वजह से कई लोगों के पेपर भी छूटे हैं।
बहुत कई लोगों ने बहुत लोगों के पेपर छूटे हैं। अगर उन्होंने स्पीड मेंटेन नहीं की है तो उनका पेपर जरूर छूटा होगा। मतलब आप फ्री होकर के एकदम मुक्त मन से पेपर दे पाए होंगे, ये नहीं है, टाइम कम पड़ा होगा। ठीक है, और क्या किया इन्होंने पेपर में, ऑप्शन को ट्रिकी बनाया। मैंने आपको पहले ही बता दिया कैसे ऑप्शन बनाए थे ये लोग। तो ये इस पेपर के चैलेंजेस थे। अब आप नॉर्मली कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा पेपर था, इसमें क्या था पेपर 1 में, एक तो कह सकते हैं कंटेंट जो था वो प्रीवियस जो ईयर के क्वेश्चन थे उनके ट्रेंड को ये फॉलो कर रहा था। ठीक है, चाहे स्टैटिक वाला पोर्शन रहा हो या आप इसमें बात कर सकते हैं करंट वाला पोर्शन रहा हो, ये दोनों को दोनों जो पोर्शन थे ना, ये प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे कंटेंट वाइज में कह रहा हूँ। लेकिन अगर प्रश्नों के स्ट्रक्चर वाइज बोलेंगे ना, तो भाई ये स्ट्रक्चर यूपी पीसीएस से थोड़ा डिफरेंट था। बल्कि आप कह सकते हैं कि यूपीएससी का जो स्टैंडर्ड होता है ना क्वेश्चन बनाने के तरीके वाला, वो कहीं ना कहीं यूपीएससी के स्टैंडर्ड की तरफ झुकाव वाला था। समझ रहे हैं ना, वन लाइनर भाई पूरे पेपर में एक भी प्रश्न नहीं है। आप पूरा पेपर उठा के देखिए, सिंगल प्रश्न वन लाइनर है ही नहीं। सब में कम से कम 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट इन्होंने घुसा के रख दिया हुआ है। समझ रहे हैं ना, तो ऐसा प्रश्न जो होता है वो भले इजी लगे, लेकिन ये लेंदी होने की वजह से ना हमसे सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। उसने कहाँ नहीं पूछा है, कहाँ सही पूछा है, कहाँ गलत पूछा है ना, इसी बहुत लोग डूब जाएंगे। आप देखते रहना, पूरा पेपर हम मिलाइएगा और आप कम से कम 5-7 प्रश्न में यही सिली मिस्टेक कर जाएंगे। उसके बाद आप कमेंट करिएगा आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। देखो, आपको मिलाने का तरीका जो है भाई ना, एक ही है कि 2-3 दिन में अभी आयोग की आंसर किया जाएगी, मेरे ख्याल से मंगल तक आ जाएगी। तो आंसर की आयोग की आ जाएगी, आप उससे मिलाइएगा। कोचिंग वालों के चक्कर में मत पड़िए, कोचिंग वाले भी देखना उसकी आंसर फिर मज़ा नहीं आता, ये लोग बहुत गलत भी बताता है, तो इनके चक्कर में मत पड़ना। ऑफिशियल आ जाएगी 2-3 दिन बाद, तब मिलाइएगा। लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पर ट्रेंड देखकर एक एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय आप जाहिर कर सकते हैं, आपके लिए कमेंट ओपन है। ठीक है, अब हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। देखो भाई, कट ऑफ का आधार क्या होता है भाई, एक तो पेपर का नेचर कैसा रहा है। तो हमने आपको बता दिया, पेपर जो था वो बैलेंस था। आप कह सकते हैं पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का था, ना टफ था ना इजी था, मॉडरेट पेपर था। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं इसमें सब तरह के प्रश्न थे, बैलेंस्ड पेपर था। नंबर ऑफ सीट कितनी है इसके बारे में बात करेंगे आगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपियर हुए, तो भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट लगभग आप बोल सकते हैं 2.5 लाख के आसपास कुल बच्चे इसमें पेपर देने आए हैं। ठीक है, मोटे तौर पर मैंने ऊपर डेटा एग्जैक्ट बताया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो ये मैंने डेटा बताया है। 2,65,000 बच्चे इस पेपर में अपियर हुए। ओके, चलिए अब बात करते हैं मुख्य रूप से नंबर ऑफ सीट के बारे में। देखो दोस्तों, नंबर ऑफ सीट के बारे में भी क्लियरिटी नहीं है, लेकिन 2 तरह की जानकारियां हमारे सामने उपलब्ध हैं। पहली जानकारी है जो नोटिफिकेशन में थी, इसमें सीट के बारे में बात किया गया था कि लगभग 220 सीटें आपकी हैं। ठीक है, और दूसरी जानकारी हमको मिल रही है जो इनफॉर्मल स्रोत से है। ठीक है, मतलब अनौपचारिक जानकारी है ये, जिसे आप कहते हैं सूत्रों के हवाले से खबर है। तो सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि यूपी पीसीएस में इस बार 750 के आसपास सीटें हैं, अभी एट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ये सीटें आपके रिजल्ट तक बढ़ भी सकती हैं या सेम रहेंगे, लेकिन 750 सुनने में आ रहा है। और पिछले कुछ दिनों से ऐसा देख रहे होंगे आप, यूपी पीसीएस के अंदर से जो भी जानकारी निकलती है उसमें सच्चाई रहती है ठीक ठाक। तो जो जानकारी है कि 750 प्लस सीटें हैं, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो हम कट ऑफ को क्या करते हैं कि इन्हीं दोनों आधार पर ही कट ऑफ का एक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। देखो, ये कट ऑफ मेरे अनुसार है जो मुझे लगता है। ठीक है, कट ऑफ किसी भी कीमत पर, अगर सीट 220 भी रही, याद रखिएगा किसी भी कीमत पर यूआर की कट ऑफ जो है 95 प्लस क्रॉस नहीं करेगी। ये ध्यान रखिएगा, कट ऑफ 95 के अंदर ही रहेगी चाहे जो हो जाए। ठीक है, 95 भले हो जाए लेकिन 95+1 नहीं होगी। तो मेरे अनुसार अगर यूपी पीसीएस में 220 सीटें हैं तो यूआर की कट ऑफ जो है वो 94, बल्कि आप इसको 93 भी कर सकते हैं, 93+-1 हो सकती है। अब वहीं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आप कह सकते हैं कि 95 के आसपास जा सकती है। ओबीसी कट ऑफ जो है ये भी 92-93 के आसपास हो सकती है। एससी कट ऑफ जो है 85+-1 हो सकती है। एसटी कट ऑफ 83+-1 हो सकती है। ठीक है, अगर ये 200 सीटें हैं तो। वहीं अगर 750 प्लस सीटें हैं तो ये कट ऑफ आपको 86+-1 या कह सकते हैं 85 से लेकर 87 के बीच हो सकती है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, 750 सीटें होती हैं तो ये 87 से लेकर के 87+-1 हो सकती है, मतलब आप कह सकते हैं 86 से लेकर 88 के बीच हो सकती है। ओबीसी की बात करेंगे तो 85+-1 हो सकती है। एससी की बात करेंगे तो 77+-1 हो सकती है। एसटी की बात करेंगे तो 75+-1 हो सकती है। मैंने इसमें फीमेल का कैटेगरी नहीं बनाया है, तो प्लीज़ आप लोग नाराज मत होइएगा, इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि उसको बनाते थोड़ा सा ज़्यादा वो जिगजग हो जाता है, मतलब पूरा एकदम अजीब सा दिखने लगता। तो आप ऐसा करिएगा कि हर कैटेगरी में आप जो हमारी महिला साथी लोग हैं तो वो क्या करेंगी कि सब कैटेगरी में अपना 5 नंबर घटा लेंगी। नॉर्मली 5 से 6 नंबर का गैप रहता है, तो 5 नंबर आप कम कर सकते हैं। हर कैटेगरी में आपकी कट ऑफ उसी अकॉर्डिंग ही देखने को मिलेगी।
तो भाई जिनका इस तरह से नंबर आ रहे हैं, इस रेंज में आ रहे हैं, तो वो लोग अपनी मेंस की तैयारी के बारे में सोच सकते हैं। अपना जो भी प्लान हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, कोचिंग करना हो, जो करना हो, इस बारे में सोच सकते हैं। लेकिन भाई 95 प्लस से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ये आप लिख के रख लीजिए। अगर 220 सीटें हैं, अगर 750 सीटों के आसपास सच में है सीटें, ये कट ऑफ जो है आपकी 85 के आसपास रहेगी, मतलब 85 से 90 के बीच ही रहने वाली है। मेरा मानना है 85 से लेकर के 87 के बीच ये कट ऑफ यूआर की रहेगी। ठीक है, ये मेरी तरफ से ये एनालिसिस रहा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई राय है, कोई सुझाव है, तो आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं कट ऑफ कुछ और जा सकता है, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, आपने जो कट ऑफ बताया है इसमें कोई पॉइंट छूट गया है, ये पॉइंट भी ऐड करना था, तो आप हमें वो भी सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। आपका हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।